हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ चल रही है और इसको काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे मशीनरी के पार्ट्स होंगे, फ्लूइड मशीनरी के पार्ट्स होंगे, हम उनको क्या करेंगे कि फार्मूला करके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन वगैरह का कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगली बार से, जैसे कि इसके बाद से सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक और वीडियो बनाएंगे हम, और उसमें भी हम आपको वेल एक्सप्लेन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, जो भी इसके पावर वगैरह जो भी है। ठीक है, देख लेते हैं आज यहाँ पे कितना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि जो हमारा इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाद का जो मशीनरी के पार्ट्स होंगे, हम उनको क्या करेंगे कि फार्मूला को रिवाइज करेंगे और एक दो वीडियो और बना के हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स को फिनिश करेंगे। और इसके बाद से अगर आप चाहते हो किसी और सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, अगर आप चाहते हो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट हो, तो आप क्या करना कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। वहाँ से हम एक पिकअप करेंगे कोई एक सब्जेक्ट और उसके बाद से हम उस पर वीडियोज अपलोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक है, कोई एक अच्छा सा सब्जेक्ट लूँगा जिसमें से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा बाय डिफ़ॉल्ट। अदरवाइज़ अगर आप सजेस्ट करते हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट थे, फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह हमने और इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह हमने फिनिश कर दिया था, और उसमें जो भी डायग्राम वगैरह थे मैंने अच्छे से बताया था आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप, और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, कैसे कैसे इसमें वर्किंग है इसकी, कैसे इसमें क्या होता है, तो सारे पार्ट्स इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है कि फ्लूइड मशीनरी का एक पार्ट है। ठीक है, फ्लूइड मशीनरी का क्या है, ये पार्ट है। तो ये क्या है कि हाइड्रोलिक मशीन है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, कि हाइड्रोलिक मशीन होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हाइड्रोलिक मशीन के बारे में, ठीक है, तो देखो इसके बेसिकली क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स के दो पार्ट्स हैं। एक होता है आपका टरबाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला रिवीजन करेंगे और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे। और दूसरा है पंप के बारे में। ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, और इस पंप में कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। और इसमें दो तरह के पंप है, एक रेसिप्रोकेटिंग है, एक सेंट्रीफ्यूगल है। तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसको रेसिप्रोकेटिंग भी मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, एक फार्मूला वगैरह है, बाकी रेसिप्रोकेटिंग के बारे में आपको पता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है, तो इसको मैं बता दूंगा। क्वेश्चन भी सेंट्रीफ्यूगल पंप से ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें टरबाइन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो स्पेसिफिक स्पीड वगैरह क्वेश्चन आते हैं, और पंप के जो बारे में पूछ लेगा आपसे, बस इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ इसमें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको दो तीन वीडियो में बार बार ये बताता हूँ कि आप पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आप देख लो, मतलब कि जो आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी का पार्ट है वो देख लो। उसके बाद से जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस वगैरह हैं उनके बारे में देख लो। तो ये काफ़ी खासा इंपॉर्टेंट है। और इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मे भी आ सकते हैं। ठीक है, बट वो पहला और दूसरा जो यूनिट होता है ना, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप फर्दर स्टडी कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़्यादा काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो बात करते हैं टरबाइन का। तो देखो टरबाइन क्या है कि टरबाइन क्या करती है कि कोई भी जैसे हाइड्रोलिक है, जैसे कि जैसे कि जो भी आपका कह लो कि जो हाइड्रोलिक पावर है उसको क्या करेगा, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे टरबाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टरबाइन के बारे में। तो टरबाइन है, टरबाइन क्या करेगा, इसमें देखो दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, एक होती है इम्पल्स टरबाइन, और दूसरा होता है आपका रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, एक होती है इम्पल्स टरबाइन और दूसरा क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन होता है। इम्पल्स टरबाइन देखो क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। और रिएक्शन टरबाइन की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ये क्या कर देता है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का एक कन्वर्जन है, कैसे होता है। और ये आप बिलीव करो, ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्पल्स टरबाइन में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी को हम एज ए इनपुट देते हैं, और जो हमें मैकेनिकल एनर्जी एज ए आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। पंप के बारे में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, पंप के बारे में बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, अभी बताया था आपको कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, एक तो रेसिप्रोकेटिंग है। ठीक है, और एक क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो आपका है रेसिप्रोकेटिंग है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग,
और दूसरा क्या है हमारे पास जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका नाम देखो सेंट्रीफ्यूगल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बेसिकली जो एक फिनोमिना है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको पता होगा, तो उसी का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसका नाम देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ा। बाकी का हम आपको 1 बाय 1 करके आगे बताते रहेंगे कैसे कैसे नाम पड़ा। तो ये बेसिक इसका नाम है। ठीक है, पंप क्या है कि देखो हमें क्या करना होता है, अगर आप अगर गाँव में गए होगे तो आप देखोगे कि ट्यूबवेल जो होते हैं, जो ट्यूबवेल होते हैं, तो वो क्या किया जाता है कि ट्यूबवेल में एक कुआं होता है, कुएं में एक पाइप लगी होती है, और उसके बाद से कुएं के अंदर ही या फिर कुछ कुछ जो छोटी छोटी मशीनरी होती हैं, जैसे छोटे वाला जो पंप होता है, तो उसमें क्या करते हैं कुएं के या फिर ऊपर ही क्या कर देते हैं, एक पंप लगाते हैं। ठीक है, उसको पंप ही बोला जाता है उसको, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। और उसके बाद से वो कुएं के पानी को सक करके और हमें क्या कर देता है, वो बाहर देता है, जिसको हम खेतों में या फिर जहाँ पे ज़रूरत होती है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिक से ये चीज़ हो गया। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इंटरनेट पर आप सर्च करो पंप के बारे में, आपको वहाँ भी मतलब फिगर वगैरह आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा बेसिक सा बस कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, हाइड्रोलिक मशीन के बारे में बताया। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करते हैं। तो इसको एक डायग्राम है, छोटा सा एक डायग्राम है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कैसा दिखता कैसा है। ठीक है, तो देखो डायग्राम क्या है कि पहले एक शाफ्ट होती है। ठीक है, एक शाफ्ट होती है, इस तरीके से शाफ्ट होती है, और ये हो गया जैसे इसको क्या बोलते हैं, आई भी आप बोल सकते हो, ये शाफ्ट होती है। इसके ऊपर क्या होता है ना कि इम्पेलर को क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है, जो क्या वो रोटेट करता है। ठीक है, बियरिंग की वजह से, मतलब कि बियरिंग के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम इम्पेलर फिट करते हैं, और इम्पेलर पे क्या होता है कि इम्पेलर पर ना ब्लेड्स लगी होती हैं। अगर आप कहीं पंप देखे होगे या फिर आप कहीं चले जाओ जहाँ पे मशीनरी वगैरह की जो शॉप्स होती हैं, तो वो अगर रिपेयर करते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हो किस तरीके की ब्लेडें होती हैं। और जो ब्लेडें होती हैं वो इस तरीके से आप देखोगे कुछ ऐसे ऐसे करके ये मुड़ी सी होती हैं, इस तरीके से मुड़ी होती हैं। ठीक है, अब इनका भी देखो एक स्पेसिफिक रीजन है कि ये इसी तरीके से क्यों मुड़ी होती हैं। ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक रीजन है। और उसके बाद से देखो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, हम सेट करते हैं किस पे, केसिंग होता है, इम्पेलर के ही केसिंग होता है, इस पे सेट करते हैं, मतलब कि इसका एक बेस होता है ना कि कहाँ पे हमें ब्लेड लगानी है, तो वो तो। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, पहले तो इसको आप समझो कि इसको हम ये क्या है कि सैफ्ट है, जो क्या है कि जो आप ये देख रहे हो स्क्रीन देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, इम्पेलर को माउंट करते हैं। अब ये इम्पेलर को हम माउंट तो किया, बट ये क्या इम्पेलर हवा में नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ऐसे हवा में नहीं चलाना है, तो क्या करते हैं बेसिकली एक हम केसिंग बनाते हैं कि इम्पेलर को कहाँ पे हमें, मतलब कि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ना कि एक सैफ्ट है, और उसके बाद हमने सैफ्ट के ऊपर इम्पेलर फिट किया, और इम्पेलर को हम क्या करेंगे कि एक केसिंग बनाएंगे। और केसिंग की भी देखो बहुत इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, केसिंग को किस तरीके से डिजाइन है। तो केसिंग को डिजाइन करने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले क्या होता है ना कि यहाँ पे एक आप देखोगे कि इस तरीके से एक डाइवर्जिंग तरीके का हम केसिंग बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं, मतलब कि जो एरिया होता है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का एरिया है उससे कम है, और सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि एरिया यहाँ पे है, और इसी तरीके ये एरिया सबसे ज़्यादा है, और इसी तरीके से यहीं से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हम इसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी पाइप बोलते हैं। ठीक है, क्यों इसको डिलीवरी बोलते हैं, डिलीवरी इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलता है, फ्लूइड हमें मतलब अपने पर्पज़ के लिए यूज करने के लिए हमें मिलता है। कहाँ से, वो जहाँ से भी नीचे से हमें सक करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर को सक कहाँ से करना होता है, और उसकी पाइप को हम कहाँ पे लगाएंगे, फिट कहाँ करेंगे, तो वो इम्पेलर की जो आई होती है हम वहीं पे क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। ठीक है, इम्पेलर की जो आई होती है हम क्या करते हैं, यहीं पे इस जो भी ये पाइप होती है हम इसको सेट करते हैं, इस तरीके से सेट करते हैं जहाँ से हमें वाटर को सक करना होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे सिंक है, कोई भी देखो साइंटिफिक जो लैंग्वेज है ना उसको ये सिंक बोलते हैं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में सिंक बोलते हैं। अगर आप गांव देहात में जाओगे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, कुआं बोल देंगे, या फिर कोई वाटर रिजर्वर जैसे नदी से लेना हुआ, तो आप इस तरीके देखोगे तो बस हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, सिंक बोल देते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा और अच्छे से डीपली देखना चाहोगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ये सक्शन पाइप होता है, ठीक है, जो ये सिंक है, ठीक, और हमें यहाँ से वाटर को क्या करना, सक करना है, तो इस पाइप को क्या बोल दिया गया है कि सक्शन पाइप बोल दिया गया है। ठीक है, क्या बोल दिया गया, सक्शन पाइप इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सक्शन पाइप। ठीक है ना, सक्शन पाइप इसको बोलते हैं। और देखो इसमें क्या करते हैं ना कि सक्शन पाइप तो होता है, इसमें एक हम स्ट्रेनर लगाते हैं। अब इस देखो स्ट्रेनर क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर हम कोई भी नदी है या फिर तालाब से अगर हम पानी को सक कर रहे हैं या फिर कुएं से, तो उसमें क्या होता है कि
पत्थर के कुछ टुकड़े होते हैं या फिर बालू वगैरह होता है, सैंड पार्टिकल होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें उसमें होती हैं। तो अगर मान लो कि कोई भी अगर स्टोन पार्टिकल है या फिर स्टोन है, ठीक है, अगर वो यहाँ से चला गया और सक करने के बाद से अगर वो सीधे इम्पेलर की आई पे आ गया, तो ये क्या करेगा ना कि इम्पेलर को ये डैमेज कर देगा। मतलब कि ये इम्पेलर की ब्लेड्स हैं, इसका केसिंग है, ये सबको तोड़ के रख देगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं कि स्ट्रेनर लगाते हैं, ताकि ये क्या करें कि पानी को ना छान दे। जैसे छन्नी होती है ना, जैसे घरों में वो आटा वाटा छानने के लिए, आटा वाटा के लिए साफ़ करने के लिए, या फिर जो छानते हैं, तो उसी तरीके छन्नी, या फिर चाय के छानने के लिए अब छन्नी का इस्तेमाल, ऐसे ही समझो कि अभी देखो दिमाग में मेरे आ गया, जैसे चाय की छन्नी, अब चाय बनाते हो तो चाय में क्या क्या होता है कि जैसे आप एक बर्तन लिए, पानी गर्म किए, चाय पत्ती डाला, चीनी डाला, जो भी चीज़ इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं आपने डाला, फिर आप उसको बॉयल करते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप उसको वैसे ही मतलब पी जाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको छन्नी से छानते हो पहले। क्यों छानते हो? ताकि उसमें चाय पत्ती ना आए, या फिर आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो चीज़ आपके कप में ना आए, तो इसी वजह से हम उसको छानते हैं। तो सेम और वही फिनोमेना का इस्तेमाल यहाँ होता है कि जो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, संप देख रहे हो, ठीक है, ये सिंक है, यहाँ पे क्या है कि दुनिया भर की चीज़ें होती है, पत्थर होता है, बालू होता है, और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर देखो पत्थर ही होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कंकड़ है, ये ऊपर चले जाएंगे, इम्पेलर को डैमेज कर देंगे। तो ये ऐसा ना हो, इसी वजह से हम एक यहाँ पे स्ट्रेनर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक स्ट्रेनर लगा देते हैं, ताकि वो मतलब ये जो हमारा पंप है वो सेफ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहें कि किस तरीके से इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये ब्लेड है, ब्लेड की देखो एक डायरेक्शंस होती है, हमें इसमें क्या किस तरीके की ब्लेड है ना, इसको ब्लेड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्म हम इसको वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो वेन इस्तेमाल की जाती है भाई, वो होता है आपका बैकवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी होती है, बैकवर्ड, ठीक, कर्व्ड होती है वेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये जो वेन है, ये जो वेन है ये कैसी होती है, या फिर ये जो ब्लेड है कैसी है, ये बैकवर्ड कर्व्ड वेन होती है। मतलब कि कर्व होती है, जैसे कि आपने इस फिगर में आप देख रहे हो, ये कर्व्ड वेन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड कर्व्ड वेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आप इसके पार्ट्स के बारे में देखिए, इसमें पार्ट्स में क्या क्या है कि आपको एक डिलीवरी पाइप है, एक सक्शन पाइप है, एक आपका क्या है कि ये इम्पेलर केसिंग उसको बोलो, या फिर सिर्फ केसिंग बोलो, एक इम्पेलर है, सेफ्ट है, आई है, ठीक है। और इसमें बेयरिंग वगैरह लगाते हैं तो वो अदर पार्ट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इसको मिलके बना होता है। अब बात करते हैं इससे कुछ नोमेनक्लेचर है कि कौन सा पार्ट होता है। जैसे कि अगर आप, ठीक है, अब इसमें जिस तरीके का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मेजरमेंट के बारे में, जो अदर पार्ट्स आते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट हम करेंगे कहाँ से, तो देखो मेजरमेंट हम करते हैं, ये जो इम्पेलर की जो आप आई देख रहे हो, इसके हम क्या करते हैं ना, सेंटर से हम सारे मेजरमेंट करते हैं। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो सारे हम कहाँ से करेंगे, सेंटर से करेंगे, ठीक है। दो तरह के देखो इसमें हेड हैं, एक होता है डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड कहाँ पे होता है, डिलीवरी पाइप, ठीक है। सेंटर से जो इम्पेलर आई का सेंटर है, या फिर आप सेफ्ट है, सेफ्ट के ऊपर का जो डिस्टेंस होता है डिलीवरी पाइप तक का, उसी को कितने ऊपर तक का पानी को लेकर जा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी हेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर तक चला जाएगा, आप इसको बना लेना, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिलीवरी हेड हो जाता है। इसके ऊपर की चीज़ें क्या होंगे, डिलीवरी हेड बोलते हैं। और जो ये जो डिस्टेंस है, जो आप संप देख रहे हो या सिंक देख रहे हो, ये जो संप है, ठीक है, या फिर जो भी ये आप कोई भी रिजर्वायर है, और यहाँ से लेकर के आपका इम्पेलर तक, इम्पेलर या फिर सैफ्ट तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं सक्शन हेड बोलते हैं, क्योंकि यहीं से सक कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सक्शन हेड बोलेंगे। ये दो तरह के इसमें देखो हेड है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, और जो कैलकुलेशन है पावर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए उसमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। लॉसेस वगैरह का जो भी हम कैलकुलेट करते हैं इसी के बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है, पंप में जैसे ही वो वाटर को सक करता है, तो अब हमें क्या करना है कि एक वेलोसिटी ड्रॉ करनी है कि कैसे वेलोसिटी, मतलब कैसे वाटर एंटर करता है, कैसे वाटर एग्जिट करता है, और कहाँ का प्रेशर कहाँ कहाँ पे वेरी करता है, ठीक है। तो एक बार मैं प्रेशर के बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना देखो सबसे कम प्रेशर होता है, ठीक है। अगर वाटर को आप सक कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ना कि अब यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है, इसमें क्या होना चाहिए, मतलब डिफरेंस होना चाहिए, तभी वाटर क्या ऊपर की तरफ जाएगा। और वाटर को ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, जब आपका ये जो सम्प है, इसका जो प्रेशर है, सम्प का जो प्रेशर है, ये क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए आपका यहाँ पे जो इम्पेलर आई है या फिर जो सैफ्ट के पास है उसका प्रेशर से, ठीक है। अब वो प्रेशर हम अचीव कैसे करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं ना, एक इनिशियल स्पीड देते हैं, या फिर अगर आप पंप में मोटर वगैरह लगाओगे तो ये पहले ये घूमेगा, तुरंत पानी नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे ये घूमना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस इम्पेलर की जो केसिंग है, इसमें क्या होता है ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और फिर क्या होता है, वाटर को ये सक करना स्टार्ट कर देता है, और वाटर यहाँ पर आ जाता है। वाटर यहाँ पे आ जाने के बाद से क्या होता है कि आप
अब हमें क्या करना है, इसी वाटर को हमें डिलीवरी पाइप तक पहुंचाना है। तो क्या करेंगे हम कि इस तरीके से इम्पेलर को जो वेन है या फिर जो ब्लेड इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें वाटर मिले। तो इसी वजह से इसमें बैकवर्ड वेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम प्रेशर की वजह से जो वाटर को ये सक कर रहा है, सक करने के बाद से वाटर के पास क्या आ जाती है कि काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या हम दे देते हैं उसे, उसी काइनेटिक एनर्जी को हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी दिए तो यहाँ पे जैसे ही वाटर आएगा तो उसके पास ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि डिजाइनिंग पर्पज से हम इसको लेस एरिया में, मतलब लेस एरिया होता है ये, लेस एरिया हम इसको बनाते हैं कम, ताकि जो आवर डिजाइनिंग में भी, ठीक है, कि हम और उसको काइनेटिक एनर्जी दे दें। यहाँ पे जैसे एरिया कम हुआ तो यहाँ पे वेलोसिटी जो फ्लो ऑफ तो फ्लो की वेलोसिटी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो दो तरह की मतलब कि हमने इसमें इंप्रूवमेंट किया। पहला कि हम इसको मोटर की वजह से घुमा रहे हैं कि एक्सटर्नल पावर सोर्स से हम इसको घुमाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी, प्लस हमने डिजाइन करके इसको थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा दिया। तो इस वाले पॉइंट पर इसको बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। बट हमें क्या काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हमें जो इसका हेड चाहिए, ठीक है। हेड मतलब कि हमें क्या ऊपर तक उसको पहुँचाना है तो पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पावर चाहिए होगी। पावर क्या, हमें प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है ना, कम प्रेशर होता है। और जैसे वाटर इस डायरेक्शन मूव करेगा ना, देखो प्रेशर यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे वेलोसिटी कम होगी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और एक मतलब कि लार्ज अमाउंट में वाटर क्या होगा, फ्लो करके यहाँ पे डिलीवरी पाइप में ये पहुँचा देगा इस तरीके से। तो ये इसकी क्या हो गया, वर्किंग फिनोमिना हो गया। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी डायग्राम की। वेलोसिटी डायग्राम को पहले भूल जाओ, ठीक है। पहले आप ये मत सोचो कि वेलोसिटी डायग्राम क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि ब्लेड थी, ठीक है, ब्लेड को हम क्या करते हैं ना, ड्रॉ करते हैं। एक पार्ट लेते हैं ब्लेड का, जैसे कि यहाँ पे जो ब्लेड है, ठीक, हम एक पार्ट लेते हैं ब्लेड का। इस वाली जो ये ब्लेड है हम इसको ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक सिंगल ब्लेड को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ब्लेड हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ब्लेड कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड का वो है, ठीक है। और यहाँ पे जो केस इम्पेलर है वो इस तरीके से आपको क्या रहता है, मतलब फिट रहती है। ब्लेड किस पे, इस पे फिट रहता है इस तरीके से, मतलब डायग्राम आप बना लो ऐसे, इस तरीके से। यह क्या, ये फिट रहता है, ठीक है। यहाँ तक इसकी ब्लेड हो गई। अब बात करते हैं कि वाटर कैसे एंटर करेगा। तो आप देखो वाटर कैसे एंटर करेगा कि ये सीधा क्या करेगा ना, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस तरीके से ना, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एक टेंजेंट अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस टेंजेंट पे, ठीक है ना, जो एकदम रेडियल डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो रेडियल डायरेक्शन होगी, आप इसे समझ लो कि टेंजेंट वगैरह का भूल जाओ। आप समझो कि यहाँ से जो वाटर एंटर करेगा ना वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है। और एक वेलोसिटी ये तो होगी जो वाटर को एंटर करने की, ये वेलोसिटी होगी। दूसरी वेलोसिटी, ये वैन इस तरीके से ये मूव कर रही है और इसको क्या, किसी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी है, और यू को हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि यू की वेलोसिटी की, अब देखो वेरी भी करती है। कैसे कि आप अगर रोटेशनल वेलोसिटी के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी एक डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो सेंटर से हम इसको रोटेट करा रहे हैं इस तरीके से, तो हर पॉइंट पे क्या हो जाए कि उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, अगर r1 है, ठीक है, तो फिर इसकी लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाए, v = r1 ओमेगा। ओमेगा क्या, ये सारे सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट पे ये r2 है, तो यहाँ पे भी आपकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी r2 ओमेगा। फिर तीसरे वाले पॉइंट पे आपका हो जाए v = r3 ओमेगा। तो जो सबसे कम वे होगा ना वो देखो सेंटर के पास ही होगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे कम है, और जो सबसे दूर है उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। सेम फिनोमेना का इस्तेमाल देखो यहाँ भी करते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्या है, और यहाँ पे अगर मान लो कि इम्पेलर की आई है, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस आप देखोगे, ठीक है, इसकी डिस्टेंस देखोगे तो क्या है कि कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो कोई भी डिस्टेंस है, जैसे कि इसका रेडियस ले लो या फिर डायमीटर ले लो, मान लो डायमीटर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ का अगर इसका हम डायमीटर अगर मेजर करेंगे तो मान लो इसका डायमीटर d1 है, और इसका जो डायमीटर है, ये जो सर्कल जा रहा है, मान लो कि इसका डायमीटर d2 है, ठीक है। तो अब देखोगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर u क्या है, इसकी पेरीफेरल वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पे पेरीफेरल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इनलेट पॉइंट का, ठीक है, इनलेट पॉइंट को देखो हम 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ना 1, इसको हम क्या 1 से डिनोट कर दो, आई से डिनोट कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम यहाँ पे 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो u क्या हो जाएगा, एक पेरीफेरल वेलोसिटी है, पेरीफेरल वेलोसिटी हम इनलेट पे फाइंड करें तो कितना हो जाएगा आपका, पाई d1 × n / 60। तो ठीक है, n क्या है, आरपीएम है। आप अगर
एक्सटर्नल पावर सोर्स दे रहे हो तो किस आरपीएम से घूम रहा है ये आपको पता होगा, ठीक है। आरपीएम, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने क्या किया कि सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमें पता चल गई। इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है। कहाँ पे? इनलेट पे। आउटलेट की बात करें तो आउटलेट पे इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी हो जाए पाई d2n डिवाइडेड बाई 60। तो ये हो गई आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी एट द इनलेट और एट द आउटलेट, ये हमें पता चल गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ ताकि फिगर और हम अच्छे से बना सकें। अब डायमीटर का याद रखना कि हमने आउटलेट को d2 लिया, इनलेट को d1 लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब कि ये जो डायमीटर वगैरह है ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, तो ये चीज़ क्लियर होनी ही चाहिए आपको, तभी आप समझ पाओगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि इस डायरेक्शन में ब्लेड अगर मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो फ्लूइड होगी उसकी भी इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। और ये वेलोसिटी है क्या है कि आपका, इसको मान लेते हैं इनलेट पे v1 है, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया v1 वेलोसिटी, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट जो वाटर एंटर करेगा, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। और ये हो जाएगा आपका u1, ये पेरिफेरल वेलोसिटी है। तो जो आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा कि एक आपको दिखेगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, या फिर आप उसको बोल लो कि रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे ड्रॉ करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी इनलेट पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? VR1, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनलेट का जो वेलोसिटी ट्रेंगल है, ये हो गया, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ कि जो V1, U1 या फिर VR1 है, इनके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये एंगल ले लो आप, इसको थीटा ले लो। अब ये देखो, इस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल के केस में अगर रेडियल जो वाटर एंटर कर रहा है, रेडियली एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या होगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको कोई भी एंगल ले लो, जैसे अल्फा, अल्फा क्या है? 90 डिग्री आपको दिखाएगा, ठीक है, इस वाले केस में, ठीक है। तो V1 क्या है? आपको V1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट, ठीक है, ये हो गया। U1 क्या है? U1 आपको मिल जाएगा पेरिफेरल वेलोसिटी, ठीक है, पेरिफेरल वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है, आपको पेरिफेरल वेलोसिटी एट इनलेट। तो ये हो जाएगा आपका पेरिफेरल वेलोसिटी। और यहाँ पे एक आपको एक तरह की और वेलोसिटी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो आपका जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के इक्वल ही होता है, ठीक है। जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट है वो क्या फ्लो वेलोसिटी के इक्वली होता है इस वाले केस में यहाँ पे, ठीक है। अदर के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा, कैसे नहीं होगा ये हम बाद में, मतलब ये अभी का हमारा पॉइंट नहीं है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। और अभी तक आपके सामने हमने क्या बनाया है कि ये इनलेट वेलोसिटी ट्रेंगल आपका बन के तैयार है, ठीक है। इनलेट वेलोसिटी ट्रेंगल क्या है? ये बन के तैयार है। अब बात करते हैं आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है। पेरिफेरल वेलोसिटी आपको पता है कि ये इस डायरेक्शन में है, तो जब हम आउटलेट की वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो वाटर किस डायरेक्शन में जाएगा आप यहाँ पे देखो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे वेन कहाँ किस डायरेक्शन में इसको वाटर का गाइड करेगी, तो वाटर जाहिर सी बात इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। तो जो वाटर निकलेगा ना, आप एज्यूम करो कि वाटर यहाँ पे कैसे एंटर करेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से एंटर करेगा, और हमने इसको समझने के लिए यहाँ पे बना रखा है कि किस तरीके से V1 है और U1 है, ठीक है। यहाँ पे वैसे आप एज्यूम करो कि यहाँ पे क्या होगा कि वाटर निकलेगा ना, तो हमेशा निकलेगा वाटर ऐसे ही निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। ये क्लियर है, इस तरीके से आपका वाटर निकलेगा। बट जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट है, ठीक है, आउटलेट पे आपके एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आपका जो आउटलेट पे मिलेगा ना, वो आपको इस तरीके से वेलोसिटी ट्रायंगल मिलेगा, मतलब कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से मिलेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अब ये क्या करो, इन दोनों को मैच करा दो, या फिर अगर आप इसको छोड़ते हैं, अगर ये यू जो आपका पेरिफेरल वेलोसिटी है, ठीक है, फिर से आप समझ लो कि जो पेरिफेरल वेलोसिटी, मैं तो कई तरीके से आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी पार्ट भूलेगा तो आप इसमें गलत नहीं करोगे, ठीक है। यू जो है ये पेरिफेरल वेलोसिटी है। अब आप यहाँ पे देखो ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ देखो, मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी यू है ये आउटलेट से कम होगी, मतलब आउटलेट पर क्या जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी। तो आपको इस तरीके से बना लो, ये हो गई क्या आउटलेट वेलोसिटी किसकी, पेरिफेरल की, ठीक है। पेरिफेरल की वेलोसिटी है क्या आउटलेट पे, ठीक है ना। तो ये हो गया। और उसके बाद अब रिलेटिव वेलोसिटी का आप ड्रॉ करोगे ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी तो हमने ड्रॉ कर दिया ना, ये है, मैं लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है।
और अब यहाँ पे क्या हो जाए, आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना कि रिलेटिव वेलोसिटी को आप एज्यूम कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी पहले ड्रॉ करना। उसके बाद से यहाँ पे ये u2 हो जाएगा आपका पेरीफेरल वेलोसिटी, और इन दोनों को वेक्टर को क्या करो, ऐड कर दो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। तो ये हो गया आपका v2, ठीक है। एंगल यहाँ पे देखो दो तरह के बन रहे हैं, तो इनको कोई भी नाम आप देखो, ये हो जाएगा आपका बीटा, और इसको मान लेते हैं फाई है क्योंकि हमने अल्फा यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। सिमिलर क्या करो, आप इसको इस तरीके से मैच करो यहाँ पे, ठीक। और ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका Vf2। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो V1 था, मतलब जो V1 था वो क्या था कि सीधा एंटर कर रहा था एट द 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे एंटर कर रहा था, और यही क्या था कि फ्लो वेलोसिटी के इक्वल था या Vf1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करना कि एक सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना, जब आप वेलोसिटी ट्रायंगल ये बन जाए तो अब एक लाइन ड्रॉ करना और इसको बोल देना कि भैया यही Vf2 है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, Vf1 Vf2 वगैरह जो भी था सारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि एंगल के बारे में, ठीक है। कि एंगल क्या है, कि अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है। तो देखो अल्फ़ा को क्या है, अल्फ़ा को हम इस तरीके से समझते हैं, अल्फ़ा क्या है आपका एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट एंड, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को मैंने कर दिया, हाँ चलो कोई बात नहीं, अल्फ़ा को हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, अल्फ़ा मैंने लिख दिया यहाँ पे तो कोई बात नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं ना, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चलो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, ये V1 क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट, और उसके बाद एंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो ये अब देख लो अल्फा है, यहाँ पर अब देख लो सिंपल सा है कि अल्फा क्या है आपका, कि एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, ए आपका ये Vf1 कर लो या फिर V1 कर लो, इसके बीच का, और आपको पेरीफेरल वेलोसिटी, आप सिंपल से इस तरीके से एंगल बिटवीन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड पेरीफेरल वेलोसिटी एट इनलेट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब लैंग्वेज कैसे भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई इसका खास वो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा क्या है, बीटा कैसा एंगल है। तो बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा क्या है कि एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, यहाँ भी है वेलोसिटी, अब यहाँ की बात करो ना, ये बीटा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, ये V2, वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है V2, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट V1 है, तो अल्फा क्या था, V1 और U1 के बीच का एंगल था, ठीक है। बीटा क्या हो गया आपका, V2 और U2 के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जेट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, ठीक है, ब्लेड एट आउटलेट, ये कर लो, ठीक है, आउटलेट। तो ये हो जाए आपका अल्फ़ा और बीटा के बारे में मैंने आपको समझा भी दिया, और मैंने एक लैंग्वेज में यहाँ पे लिख भी दिया। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना, आप समझ लो, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये देखो हमने आउटलेट और इनलेट दोनों का हमने क्या किया कि एक वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कोई बात नहीं, आप बस ये समझ लो कि अब सिर्फ देख लो इस फिगर को और याद कर लो, या फिर आप अपने माइंड में इसका मैपिंग कर लो किस तरीके से बना हुआ है ये और कहाँ कहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, ये कर लो। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इतना जो मास का फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी इंक्लूडेड है, अब हमें टॉर्क कितना देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक हमें टॉर्क की बात करें या पावर की बात करें तो हमें टॉर्क या पावर कितना देना पड़ेगा इस पंप को रन कराने के लिए, क्योंकि हम पावर क्या देंगे, एक्सटर्नली हम दे रहे हैं पावर, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हमें कितना पावर देना पड़ेगा। तो पावर देने के लिए अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले हम समझेंगे कि देखो फोर्स है ना, फोर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो फोर्स क्या होता है कि फोर्स को आप ऐसे लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये तो फोर्स ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। अब जो फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टॉर्क आप कैसे फाइंड करोगे। तो टॉर्क के बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा ये रिवीजन है,
ठीक है, फोर्स के कैसे होता है, और जैसे फोर्स आपको अगर पता था m=a तो वो होता है, सही है। बट आप यहाँ पे जो हम करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम सारी जो बात करेंगे ना मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप टॉर्क को अगर मैं अगर किसी लैंग्वेज में लिखूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और या फिर इसको इस तरीके से और भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो देखो एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरीके से मतलब डिनोट करते थे। मान लो एंगुलर मोमेंटम जो हमने अभी इस बारे में पढ़ा नहीं, बट आप कभी पढ़े होगे ना हाई स्कूल या फिर हाई स्कूल में या फिर 12th +2 या फिर बीटेक में आपने पढ़ा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जनरली हम एल से डिनोट करते थे। और अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, इस तरीके से हमने कोई भी, जैसे कि ये कोई भी पार्टिकल या फिर कोई स्ट्रिंग से हमने बांधा, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, इसका मास m है और इस यहाँ पे वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका जो अगर एंगुलर मोमेंटम हम काउंट करें, मान लो इसका जो रेडियस है ये r है, ठीक है, तो अगर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा आपका p = m/v, ये तो मोमेंटम हो गया। बट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका कि मोमेंटम इनटू ये जो रेडियल डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है ना। ये क्या बना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, मतलब हमने इसमें फाइंड किया मोमेंट का भी मोमेंटम हमने निकाला। तो p = कितना है m/v इंटू आप कर दो। तो ये बेसिक सा मतलब आपको मैंने समझा दिया कि टॉर्क हम कैसे फाइंड करते हैं, और इसी फिनोमिना का हम इस्तेमाल करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ये आप फार्मूला देख रहे हो। अब फर्दर आप देखोगे कि अगले जो हम फार्मूला लिखेंगे टॉर्क का, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क = कितना हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो भी वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका रेट है ये, ठीक है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या फिर फ्लूइड, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। और चेंज हमें निकालना है, जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हमें क्या निकालना, चेंज निकालना। तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, VW2 जिसको हम क्या बोलते हैं, विल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, विल वेलोसिटी बोलते हैं। अब विल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, तो विल वेलोसिटी को देखो डिफाइन कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पे लिख लो कि जो भी आपने हमें जो वेलोसिटी फाइंड हुई थी या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी के देखो दो पार्ट होते हैं, एक तो होगा आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, एक हो गया आपका उसका वर्टिकल पार्ट होगा, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी इससे कितने दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक हो जाएगा आपका वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है इसी को बोलते हैं विल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो वर्टिकल वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका VF1 ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि जो VF1 वगैरह हमने कैलकुलेट, मतलब अगर हम जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इसकी हम जो अगर पता करें कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना, यही है, खुद ही यही है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या VF1 के इक्वल किया, ठीक है। देखो अगर आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा मतलब कि देखो, क्योंकि हो सकता है कि बीच बीच में कोई पार्ट अगर मुझसे मिस हो जाए तो मैं आपको बाद में बता दूं, या फिर इस वीडियो का लास्ट तक मैं बता दूंगा। जैसे कि आपको मैंने VF1 नहीं बताया था, ठीक है। तो अब आप समझ लो, यहाँ पे समझ लो कि जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी या वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, विल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विल वेलोसिटी होगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब विल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बट अगर पहले हम बात करते हैं कि आपका आउटलेट पे यहाँ पे देखो कि कुछ ना कुछ तो विल वेलोसिटी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब कि वर्टिकल नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, विल वेलोसिटी होगा। अभी मैं आपको इतना बताता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ विल वेलोसिटी होगा। अब बात करते हैं टॉर्क वाले फार्मूले का। तो अब देखो यहाँ पे VW2 जो विल वेलोसिटी है वो उसमें हम क्या करेंगे कि आउटलेट का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आउटलेट का हम बात कर रहे हैं। VW2 क्या है, आउटलेट का है, R2 क्या है, ये आउटलेट का है, ठीक है, माइनस VW1 इंटू R1, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये तो देखो टॉर्क का फार्मूला है, आप इसको रट लेना या फिर जैसे भी होगा आप इसको ध्यान रखना, ये फार्मूला हो गया। बट हम सेंट्रीफ्यूगल केस में आपको क्या बताया था कि इनलेट पे जो आपको होगा ना विल वेलोसिटी कितनी होती, 0 हो गई थी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी वो क्या था कि सीधा सीधा उसका एक ही पार्ट था, ठीक है। तो VF1 था, वो वर्टिकल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल नहीं था। तो ये हो गया आपका VW1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप 0 पुट करोगे, ये वाला पार्ट 0 पुट करोगे तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, और जो हमें टॉर्क मिलेगा कितना मिल जाएगा, m डॉट दे देखो मास फ्लो रेट है ये, ठीक है, मास फ्लो रेट है या फिर मास रेट है ये, ठीक है, मतलब कि मास को हमने टाइम से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास फ्लो रेट VW2 R2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टॉर्क हो जाएगा किस पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए,
ठीक है, किसके, अगर और इसको अगर आप डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो रो इंटू क्यू, ठीक है, VW2R2। आपको बहुत से बुक में इस तरीके से मिल जाएगा, बट ये दोनों फार्मूले क्या सही हैं, ठीक ठाक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने टॉर्क तो फाइंड कर लिया, अब आपको याद होगा एक फार्मूला, अगर आप पढ़े होगे तो पावर को अगर हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले फाइंड होना चाहिए क्या, टॉर्क अगर हम फाइंड हो जाता था तो हम उसमें क्या करते थे, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देते थे। मतलब क्या कि जो एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमें क्या मिल जाता था, टॉर्क मिल जाता था, पावर मिल जाता था, ठीक है। तो सिंबल से सेम इसमें भी हम वही करने वाले हैं, क्या करेंगे हम इसमें भी वही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि टॉर्क कितना था, टॉर्क हमने कितना फाइंड किया था, रो क्यू VW2 और R2, ये तो टॉर्क होता हमारा, और इसमें अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छे से बताया था कि आपको पेरीफेरल वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे जो पेरीफेरल वेलोसिटी वो कितनी है, U2 की वैल्यू πd2 डिवाइडेड बाई πd2 n डिवाइडेड बाई 60। बट अगर हम इसी को एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एंगुलर फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखो, जो ये पार्ट है, क्या ये आउटलेट का पेरीफेरल वेलोसिटी है, ठीक है, यही है पेरीफेरल वेलोसिटी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि रो क्यू VW2 और यहाँ पे लिख देंगे U2, ये क्या हो गया, पावर हो गया जो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इतनी चीज़ों को फाइंड कर लिया। मतलब हमने आज के जो इस वीडियो था इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पार्ट्स है उसके बारे में देखा, ठीक है। तो उसके बाद से कौन सा प्रेशर कहाँ कहाँ से वेरी होगा वो देखा हमने। इसमें कौन सा मतलब जो ब्लेड होता है, जो वेन होती है किस तरह की, तो बैकवर्ड कर्व्ड वेन होती है। ये SSC में JEE में कितनी बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन, और ES में भी कई बार पूछा हुआ। 1 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा ना, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप में बैकवर्ड कर्व्ड वेन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सक्शन हेड है, डिलीवरी हेड, ये सारा कुछ हमने इसको पढ़ा। स्ट्रेनर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने वेलोसिटी डायग्राम पढ़ा। वेलोसिटी डायग्राम में हमने हर चीज़ यहाँ पे क्लियर करके देख ली, मतलब क्रिस्टल क्लियर, यहाँ पे सब कुछ हमने क्लियर करके देख लिया कि कैसे कैसे कौन सा पार्ट है, कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद से हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, जैसे फोर्स को अगर हम क्या करते हैं, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। फिर हमने बात किया टॉर्क का, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या होगा, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम का मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया और कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब हम उसी फिनोमेना का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को टॉर्क भी हम इतना, मतलब कि जो टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद से अगर टॉर्क आपको फाइंड हो गया है तो आप क्या करोगे, एंगुलर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पावर फाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद हो, आप इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, ठीक है। मतलब कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, ये मतलब आप ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो अगला वाला जो वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको हम इसके आगे का बताएंगे, जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है। अभी क्या आते हैं, यूलर्स हेड वगैरह रह गया, फिर मैनोमेट्रिक हेड है, उसके बाद नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है। तो अभी तो और अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, कितना लॉसेस कैसे होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इसके बाद हम बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और उसके बाद से हम ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।